नमस्कार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फैक्टर्स लीडिंग टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो भारत में नेशनलिज्म की बर्थ कैसे हो जाती है, उन सारे के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये सब यूपीएससी में आए गए एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस में से मैं इन लोग वीडियोस को बना रहा हूँ, जो आप लोग को मतलब हैंडी आ जाएंगे कि ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डेटा कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स कहीं और से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख डाला तो आपका एग्ज़ाम का वो क्वेश्चन रिंगा लाला। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से एक एक जो आपके फैक्टर्स है उसको देखेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट फैक्टर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। देखिए ये सबसे प्राइम फैक्टर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे ब्रिटिश लोग का एक, जो मैंने बताया था कि उन लोग का मेन काम क्या होता है, एक्सपांड करना। जितना हो सके उतना एक्सपांड करते चले जाओ, जितना बड़ा साम्राज्य बना सको उतना बड़ा साम्राज्य आपको बनाना है। ठीक है, दिस वॉज द उन लोग का मतलब एक मोटिव होता है कि कितना बड़ा साम्राज्य बना ले, उसके ऊपर वर्क कर सके। तो ये इस तरीके से चलता रहता है। इसमें एक मतलब पॉजिटिव तो ये हो रहा है कि हमारे जो पूरा के पूरे टेरिटरीज है जो ऑलरेडी डिवाइडेड थे, काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में छोटे छोटे प्रिंसेस उसके ऊपर रूल कर रहे थे, वो सब के सब एक रूल के अधीन आ रहे हैं। ठीक है, एक कंबाइंड रूल के अधीन आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल यूनिटी पैदा कर रहा है इंडिया के अंदर, जो काफी समय से लैगिंग थी। ठीक है, इससे पहले ब्रिटिश लोगों से पहले मुगल साम्राज्य के समय था, या उससे पहले फिर मतलब ऐसे सल्तनत काल में फिर ऐसे ऐसे करके रहता। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी भी आ रही है, जो कि मुगल्स वगैरह के समय भी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लोग इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं। हर जगह पे एक सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द दीवानी फौजदारी, सब सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा। इससे क्या होने वाला है, इससे ये होगा कि जो इनको रूल्स वगैरह बनाने होंगे, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, जो ब्रिटिश लोगों को रूल्स बनाने होंगे वो एकदम एक जगह का लिए बना दिया तो बाकी सारे के लिए सेम रूल्स हो जाएगा। ठीक है, वहां से बस कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। साथ ही साथ उन लोग को अलग अलग कंडीशंस को देख के, मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बंगाली है, ये राजस्थानी है, ऐसे सोच के इन लोग को बनाने की जरूरत नहीं है। बस इन्होंने बना डाला तो लाइफ झिंगा डाला। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों। तो मैं जब बताया था कि आप लोग ने एक जगह पे, मतलब ब्रिटिश लोगों ने एक जगह पे कोई अगर रूल बना दिया तो वो रूल बाकी जगह के लिए भी सेम टू सेम हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी के ऊपर भी बल दिया, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हर जगह पे इक्वली लागू करने की, सेम सेम वैसे ही पॉलिसीज लागू करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी की वजह से और ज़्यादा लोगों को समझ में आने लगा कि भाई मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं चीज चला था कि हाँ मेरे यहाँ पे बहुत राम राज्य है, आपके यहाँ पे एकदम से खंडर हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या है, पूरे हर जगह ही इक्वली एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, हर जगह ही इक्वली मतलब सबको परेशान किया था। ये तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता था कि वहाँ के लोग कितना ज़्यादा झेल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, पूरे के पूरे हर जगह पे एक रूल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, एक सेट ऑफ लॉ, जुडिशियल कोड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सब कुछ एक जगह एक जैसा होने के लिए तो एक यूनिटी की भावना पूरे के पूरे इंडिया के अंदर आने लगी कि भाई हर जगह पे तो एक ही जैसा दिख रहा है, हर जगह पे कोई भी मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं लग रहा है। तो इससे पूरे के पूरे मतलब आप चाहे ईस्ट में जाओ, चाहे वेस्ट में जाओ, चाहे नॉर्थ में जाओ, तो साइड साउथ में जाओ, इंडियंस लोग को ये लगने लगा कि हम सब लोग एक ही तो हैं, हम लोग बेवजह के आपस में लड़ते रहे जिंदगी भर। इतने सारे राजा महाराजा की तरफ से लड़े, आपस में ही लड़ाई की है हम लोग अपना अपने देश को ना छोड़ सोच के बाकी राजा महाराजा ये ब्रिटिश लोगों के चक्कर में हम लोग फंसे पड़े थे, और आज हम लोग ये सब पूरा का पूरा भुगत रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई इन लोग के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो होगा वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? इन लोग ने, ब्रिटिश लोगों ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा बल दिया। स्पेशली जो लॉर्ड डलहौजी था, इसने रेलवे, टेलीग्राफ, न्यू पोस्टल सिस्टम वगैरह को बहुत ही रिफाइन किया, नए तरीके से लाया। इनफैक्ट इसी समय पे पोस्टल सिस्टम में वो जो आपका कार्ड वगैरह जो चिपकाया जाता है 5 रुपये का, वो जो मतलब स्टैम्प पेपर जिसको कहा था, स्टैम्प पेपर नहीं, पोस्टल स्टैम्प्स जिसको कहा था, पोस्टल स्टैम्प्स जिसको कहा था, वो सब इसी समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था। रेलवे को रिफाइन किया गया, नए नए इसी समय पे फर्स्ट रेलवे चलाई गई।
1853 के अंदर। तो मतलब यहाँ से क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है फॉर द एफिशिएंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड पूरे के पूरे कंट्री को एफिशिएंटली रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करने के लिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफ़ी बल दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक इतना बड़ा आपका कंट्री है इंडिया, इसका एक हिस्सा का व्यक्ति दूसरे हिस्से, आज के इंडिया को मत देखिए, आप पाकिस्तान को भी देखिए, बांग्लादेश को भी देखिए, सब इंक्लूडेड था। इनफैक्ट ये उस समय जब आपका म्यांमार भी इंडिया के अंदर इंक्लूडेड था। तो इतने बड़े एरिया में, अफगानिस्तान से लेके म्यांमार के बीच का रीजन, ऊपर कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का रीजन, इतना बड़ा रीजन पूरा का पूरा यूनिफाइड था एक सेंट्रल अथॉरिटी के अधीन, ठीक है। और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने क्या किया, उसको और बल दिया, और लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई हम लोग एक ही जैसे तो है, इनके यहाँ पे बस भाषा अलग बोली जाती है, खाना पीना त्योहार वगैरह सब एक ही तरीके का हम लोग मनाते हैं। तो सबके मतलब एक यूनिफाइंग फैक्टर इन लोग के अंदर जन्म लेने लगा कि हाँ भाई हम लोग सभी लोग एक ही हैं, और इक्वली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हम सभी को बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इनके अंदर एक अच्छा फीलिंग आने लगा, और इसको आगे चल के कैपिटलाइज करेंगे, जो आपके नेशनल लीडर्स होंगे वो इसको कैपिटलाइज करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन इन लोगों ने एनरोल किया था, मतलब यहाँ पे लाया गया था बाय द 1835 के आसपास इसको लाया जाता है। और इसमें मतलब ये मेन रिक्वायरमेंट कर दिया जाता है कि भाई गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट को वैसे ही बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, और उस समय तो और ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। तो उससे ये हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन बिकेम द मेन स्ट्रीम। वो होगा तो ही आप क्या बोलते हैं अच्छे उससे पहले पर्शियन, हिंदी, ये सब के लिए फोकस ज़्यादा था, सॉरी। लेकिन अब इसके बाद से क्या होगा, इंग्लिश को वेटेज ज़्यादा दिया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लिश लोग ने इसको इंट्रोड्यूस भी क्यों किया था कि भाई हम लोग ऐसी एक ब्रीड बनाएंगे, उन लोग का एक अगर टर्म मैं कोट करूं तो उन लोग ने ऐसा कहा था कि भाई ऐसी एक ब्रीड बनाएंगे इंडियंस की जो थॉट प्रोसेस से, मतलब देखने में भले इंडियन हो लेकिन थॉट प्रोसेस से वो इंग्लिश हो, ठीक है। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि एक इसी टाइप का जिस ब्रीड का आपने व्यक्ति बनाया था वो आपके यहाँ का क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। मैं ऋषि सुनाक जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खैर वो उसको अलग करिएगा, यहाँ पे आते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा जो व्यक्ति रहेगा जिसकी थॉट प्रोसेस ब्रिटिश होगी और वो देखने सुनने में इंडियन होगा, तो वो एक हमारे ब्रिटिश राज को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा मेंटेन करने में ही मदद करेगा, ना कि इसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये एक इन लोग का थॉट जो था ये इनके ऊपर बैकफायर कर गया। क्यों? क्योंकि जो जो मतलब वेस्टर्न एजुकेशन से जो लोग पढ़ के आए, उन लोगों ने देखा कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन में ऐसा कुछ इतना खास नहीं है जो कि हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ पे मदरसों में, हमारे यहाँ पे जो आपके गुरुकुल्स वगैरह थे, तो उनमें ऐसा नहीं था कि इससे कुछ अलग पढ़ाया जाता। हो सकता है इसमें कुछ कुछ एडिशन हो जाए, या फिर हमारे तरफ से उनकी तरफ एडिशन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इनसे पिछड़े हुए हैं, ठीक है। इन लोग के अंदर एक थॉट प्रोसेस जनरेट होने लगा कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन इतना भी बहुत ही हाई कमांडिंग नहीं है, हाई चीज़ें नहीं है कि हाँ मतलब हम लोग इसको कॉन्कर नहीं कर सकते, लेकिन ज़बरदस्ती मतलब गवर्नमेंट इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि इसी को करोगे तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं उस समय के लीडर्स थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वगैरह, इन लोग ने उस समय पे आईसीएस को क्रॉस मतलब उसको कहा जाता है इंडियन, अब तो सिविल सर्विसेज कहा जाता है, उस समय कोवेनेटेड कोवेनेटेड कोवेंट सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोवेनेटेड का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका इंपीरियल कोवेंट सर्विसेज ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है, आईसीएस, ठीक है। उस समय इन लोगों ने निकाला था, जब इन लोग को मतलब जब इन लोग सोचे थे कि भाई इंडियंस लोग इंग्लिश एजुकेशन पढ़ के आके आईसीएस निकाल पाएंगे कि नहीं, तो अच्छे अच्छे रैंक्स वगैरह होल्ड करते थे हमारे यहाँ के लीडर्स लोग वहाँ पे जाके। वो कहा जाता है कि भाई इंडियंस लोग को कुछ भी पढ़ने के लिए दे दो, पढ़ के क्वालिफाई कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वेस्टर्न एजुकेशन है एक्चुअली में उन लोग ने जो सोचा था वैसा ना होके ये अलग डायरेक्शन में चला गया। इनफैक्ट इसने हमारे लिए, हमारे मतलब इंडियंस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। ओके, नेक्स्ट, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट। एक कोट आपको बताता हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा किसका कोट है, बहुत ही कोई प्रोमिनेंट राइटर था, मुझे होम्स याद आ रहे हैं, पर मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन चेक इन गूगल कर सकते। आई एम सॉरी, रात को नींद नहीं हुई है दैट इज वाई ऐसी नींद आ रही है, सॉरी।
खैर होम्स मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो आप लोग प्लीज गूगल कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि बुक शेल्फ या फिर एक लाइब्रेरी ऑफ एक बुक मतलब आपके पूरे के लाइब्रेरी का एक कोई बुक शेल्फ आपने ले लिया जिसमें इंग्लिश बुक्स रखी हुई हैं, जो प्राइम इंग्लिश बुक्स हैं, जो प्राइम इंग्लिश लिटरेचर है, उसको आप लोगों ने वहां पे रख दिया गया है। तो इट इज वर्थ मोर देन द ऑल टुगेदर, पूरा का पूरा मतलब भारत के इतिहास में जितना भी साहित्य हुआ, जितना भी बुक्स वगैरह लिखा गया है, उस सबसे बहुत ज्यादा है वो एक शेल्फ भर का इंग्लिश बुक। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने कोट कहा था, ये इट इज ए प्रोमिनेंट कोट कि एक जो एक लाइब्रेरी की जो कोई शेल्फ होगी, उस शेल्फ के अंदर जितने बुक्स होंगे वो सारा का सारा लिटरेचर इंडिया के पूरे इतिहास का लिटरेचर से बहुत ज्यादा ज्यादा कीमती है। ओके, तो ऐसा उन्होंने कहा था। बट वेस्टर्न स्कॉलर्स धीरे धीरे जब इंडिया में आए, उन लोग ने यहाँ के पढ़ना स्टार्ट किया, इसके बारे में जानकारी लेना स्टार्ट किया, तो मैक्स मुलर, सर विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंगम, इन लोग ने यहाँ के टेक्स्ट वगैरह को पढ़ना जब स्टार्ट किया, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, संस्कृत में, पर्शियन में जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि भाई अरे बाप रे, आप लोग गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ के थॉट्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, फिलोसफिकल थॉट्स वगैरह में बहुत एडवांसमेंट है। इनफैक्ट बहुत सारे मैथमेटिक्स की चीज़ें जो हम लोग ने अब हम लोग पढ़ रहे हैं और इन लोग को सब्डिकेट करने की कोशिश करें, वो एक्चुअली इंडिया से ही आए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं साइंस में जो कि हम लोग आज पढ़ते हैं, और वो इंडिया से काफ़ी मतलब इंडिया में काफ़ी पहले से ही लोग जानते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें इन लोग ने अपने बुक्स में लिखना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ के जो वेस्टर्न एजुकेटेड जो स्कॉलर्स थे, जैसे कि आपके आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, आपके आर जी भंडारकर, महान बंदोपाध्याय, हरिप्रसाद अस्सी, आपके बाल गंगाधर तिलक जी, इन सब के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना और आ गई। इन लोग ने भी अपने अपने रिसर्चेस में ढूंढना स्टार्ट किया कि भाई इंडिया क्या था, इंडिया के एक्चुअली ग्लोरियस पास्ट क्या था, इंडिया मतलब प्रीवियस समय में कैसा था, हमेशा से क्या ये एक टूटा हुआ बिखरा हुआ एक खंड ही देश था क्या। तो उन लोगों ने जब सर्च करना स्टार्ट किया तो उन लोगों को पता चला कि भाई ब्रिटिश एम्पायर से भी बड़े बड़े एम्पायर्स हमारे यहाँ पे आके चले गए हैं। हम लोग ने, हमारे पास्ट बहुत ही अच्छा रहा है, हम लोग सोने के सिक्के वगैरह यूज़ करते थे, इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड में हमारा 66% तक का कंट्रीब्यूशन वगैरह होता था। ये सब चीज़ें इन लोगों ने सब वहाँ से ढूंढ के निकाले, अपने बुक्स वगैरह में मेंशन करना स्टार्ट किया कि भाई जो इन लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो यूरोपियंस है या फिर इंग्लिश टू बी प्रिसाइज, इन लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी भगवान ने छोड़ के दिया है कि आप लोग को मतलब सिविलाइज करना है, यू आर अनसिविलाइज्ड एंड आप लोग का मतलब कोई कल्चर नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, वी आर हियर टू सिविलाइज यू, जो आप लोग हमारे मन में ये भरने की कोशिश कर रहे हो, दिस आर ऑल रॉन्ग, दिस आर ऑल गलत फहमी है आप लोगों की। और हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस थे, आप लोग से भी कई ज़्यादा एडवांस। ठीक है, दिस आर द थिंग्स जो कि उन लोग ने ढूंढ कर निकालने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसी के साथ साथ उस समय जो वहाँ की सोशल इविल्स थे, ठीक है, सोशल इविल्स थे, रिलीजियस इविल्स थे, उन सबको रिफॉर्म करने के लिए जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन लोग आगे आगे, जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, सैयद अहमद खान जी थे, ये गलत, ये सैयद होना चाहिए, ठीक है, ये सैयद होना चाहिए। ठीक है, सैयद अहमद खान जी थे, एनी बेसेंट जी थी। इन सब ने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, सोशल मतलब सोसाइटी को भी रिफॉर्म करना स्टार्ट किया और रिलीजन को भी रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। जो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इविल्स वगैरह भर गए थे, उन सबको बाहर निकालने की कोशिश की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि भाई एक्चुअली आपके स्क्रिप्चर्स में ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की गई है, आप कहीं और से चुरा के इसका उपयोग कर रहे हो, आपको लगता है कि ये आपके स्क्रिप्चर्स का हिस्सा है, बट ये आपके स्क्रिप्चर्स का हिस्सा नहीं। दिस इज हाउ दे, मतलब उन लोगों ने समझाने की लोगों को कोशिश की। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ कि लोग प्रोग्रेसिव सोच के होने लगे धीरे धीरे, मतलब 10 में से 5 लोग को भी अगर प्रोग्रेसिव कर दिया तो बहुत है, ठीक है, 4 ही को भी कर दिया तो ही बहुत है। तो धीरे धीरे उनकी सोच क्या होने लगी, टुवर्ड्स द नेशनलिज्म या प्रोग्रेसिव सोच होने लगी कि भाई हम लोग को बरगलाया जा रहा है, बेवजह का उल्लू बनाया जा रहा है कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या है, कहाँ से आए हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा पास्ट क्या है, कितने हम लोग ग्लोरीफाइड थे और आज हम लोग क्या बन के रह गए, ये सब चीज़ें उन लोग को समझ में आने लगी। ठीक है, इसी के साथ साथ वर्नाकुलर लिटरेचर भी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट हुआ। क्यों?
जब लोगों को अपने अपने मतलब इंडिया के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आने लगा, तो साथ ही साथ जो वेस्टर्न स्कॉलर बोला, वेस्टर्न एजुकेटेड स्कॉलर्स जो थे, मतलब इंडिया के स्कॉलर्स, तो इन लोग ने ये भी देखना स्टार्ट किया कि भाई क्या हमारा अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब अगर कोई लैंग्वेज है, जैसे मराठी लैंग्वेज है, ठीक है, या बंगाली लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उसका खुद का कोई ओरिजिन नहीं है। अचानक से मतलब एक बार सो के उठे और सब लोग बंगाली बोलने लगे, एक बार सो के उठे लोग महाराष्ट्रन बोलने लगे, अवधी बोलने लगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इनका कोई ना कोई ओरिजिन रहा होगा। तो इन सब में लोग ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। इसकी वजह से बहुत नई नई बुक्स लिखी जाएंगी, नए नए लिटरेचर लिखे जाएंगे। बहुत सारे बुक्स जो ओल्डर में पहले समय पे थे, उन सबको अब ट्रांसलेट किया जाएगा इन दिस लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, मराठी एंड अदर लैंग्वेजेस जो है उसके अंदर इनको ट्रांसलेट किया जाएगा। बहुत सारा लिटरेचर नया नया लिखा भी जाएगा, ओरिजिनल लिटरेचर्स लिखे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर अपने क्या बोलते हैं, अपने पास जब मतलब उनके लैंग्वेज में जब उनका बुक मिल रहा है कि हाँ भाई जैसे रामायण है, ठीक है, तो रामायण जब उनको उनकी लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा तो वो ज़्यादा समझेंगे, उसको आसानी से समझ पाएंगे, और उनको समझ में आएगा कि भाई हम लोग हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ कहाँ से चले आ रहे थे, और मतलब उन्होंने क्या क्या बड़ा बड़ा काम किया के रखा है। तो उन लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई हम लोग एक बहुत ही बड़े एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे, और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके सामने एक मतलब नतमस्तक होके बैठे हुए हैं। इन लोग जो भी करवाते हैं हम लोग वैसा करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका प्रेस, एक सेकंड, हाँ, वर्नाकुलर प्रेस। उसके बाद आ गया प्रेस एंड न्यूज़पेपर। ओके, प्रेस एंड न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है एक्चुअली। जब आपके जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, उसके बाद से प्रेस ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया रीडिंग एंड लर्निंग वगैरह को, एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर छपना जो होगा ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविटीज़ होगा। इनफैक्ट राजा राम मोहन राय जिनको पायनियर कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाता है, उन्होंने समाज कौमुदी और आपका मिरातुल अखबार दो उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। समाज कौमुदी बंगाली में थी और मिरातुल अखबार आपका पर्शियन में थी। इन्होंने मतलब लोकल लैंग्वेज को चुना, इंग्लिश के बजाय लोकल लैंग्वेज को चुना, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई इंटरनेशनली क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप लोग क्या बैठे हुए हैं, आप लोग को आसपास के ये गुप्ता जी ने ऐसा कर दिया, ये मिश्रा जी ने ऐसा कर दिया, उसमें झगड़े में आप लोग पड़े पड़े हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इंग्लिश लोग आए हैं और हम लोग के ऊपर राज करके बैठे हुए हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन्होंने जब न्यूज़पेपर मतलब छापना स्टार्ट किया, तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ अवेयरनेस भी जागने लगा कि भाई रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ पढ़ने से हम लोग को समझ में आएगा कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा, आप लोग ये समझ में आ जाएगा कि भाई और क्या क्या अच्छा हो सकता है, या उनके यहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है जो आपके यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कराया जा रहा है। ये सब भी चीज़ें आप लोग को समझ में आने लगेगी, तो आप बेटर मतलब इन्फॉर्म डिसीजंस वगैरह ले पाओगे। ऐसे मतलब चीज़ें होने लगी। इसकी वजह से लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारे न्यूज़पेपर आए। इनफैक्ट मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया कि लॉर्ड लिटन जो आते हैं, लॉर्ड लिटन, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है कि भाई इन सबको बंद करो, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो प्रेस हो रही है उन सबको बंद करने की नौबत आ जाती है। इतना ज़्यादा मतलब प्रेस हो जाता है। अगर ये सारे न्यूज़पेपर वगैरह के आपको नाम जानने हो तो फिर आप राजीव हरी जी की जो बुक मैंने आपको रेकमेंड की थी, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया जो बुक है, उसके लास्ट में जाएंगे तो सारे न्यूज़पेपर वगैरह एक जगह पे लिखे हुए हैं, किसके पब्लिशिंग अथॉरिटी कौन कौन थे, कौन के ईयर में था, ये सब सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ। ओके, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ने बहुत सारा काम किया। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो कोई भी भूल ही नहीं सकता था। ब्रिटिश लोग जो कर रहे थे, उन लोग ने जो इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट करा था उसको रिड्यूस कर दिया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो रॉ मटेरियल है वो हमारी कंपनीज के लिए चाहिए, और उस कंपनीज में जो सामान बचेगा वो हम लाके आपको ही बेचने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब ये मार्केट की तरह भी काम कर रहा था इंडिया, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला भी एक्सपोर्टर की तरह भी काम कर रहा था बाय द इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड इसका उपयोग कर रहा था दोनों तरीके से, कि मार्केट की तरह तो कर ही जाए, कॉलोनी है तो फिर कुछ भी कुछ भी खरीदवा सकता है, एंड यहाँ से कुछ भी उठा के लेके भी जा सकता है, ठीक है। तो दिस वाज मतलब इससे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से हम लोग पिट रहे थे, ठीक है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो सब बंद होते ही चले जाते हैं, और वी वर reduced टू डू द ओनली मीनियल वर्क, या फिर जो एग्रीकल्चर वर्क थे वही सिर्फ करने के लिए हम लोग रिड्यूस हो गए। दो वी वर सो मच ओल्डर सिविलाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो सब हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा फलता फूलता था, वो सब कुछ खत्म होके रह गया सिर्फ और सिर्फ इनके चलते। ओके,
खैर इसकी वजह से इसको बहुत सारे आपके लीडर्स जैसे दादा भाई नारोजी, आपके जीवी घोष, जस्टिस राणा दे, एंड आपके आशी दत्त, इन सब ने अपने अपने बुक्स में मेंशन करने की कोशिश की। इन लोग ने इकोनॉमिक ड्रेन की थियरी वगैरह दी। इसके अलावा भी बहुत सारे थियरीज वगैरह दिए, जिससे इन लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हम लोग को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली सिस्टमेटिकली इन लोग भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कि आते हमारा लूट खसोट कर देते जैसे डकैती वगैरह हो, ऐसा नहीं करते। इन लोग इनडायरेक्टली पैसा ले रहे हैं और पैसा जो है लेके जा रहे हैं अपने यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं और हमारा सब कुछ बर्बाद करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट आज भी इंग्लैंड में इस सब को लेके बहुत सारे मतलब मतलब हम लोग चाहते हैं कि इंग्लैंड हम लोग को वापस पे बैक करे, और इसके बहुत सारे पिटिशंस वगैरह दुनिया भर में हम लोग फैलाते बढ़ाते रहते हैं। मतलब जो कंसर्न सिटीजन है वो फैलाते हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से काम नहीं करती है, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेशियल एंटागोनिज्म। मैंने आपको बताया था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कि उसके अंदर दो सिपाही, अगर एक इंडियन है और एक ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश वाले को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और जो इंडियन सिपाही था उसको कम सैलरी भी दी जाती थी और उसको मतलब नीची नज़र से देखा भी जाता था। इनफैक्ट वो निग्गर, सुअर, ऐसे शब्दों का उपयोग इन लोग को मतलब एकदम कॉमन था कि हाँ आप तो काले हो, आप तो मतलब निग्रॉइड रेस से बिलोंग करते हो, आप सुअर हो, सुअर पिग हो, आप इस तरीके के शब्द इन लोग उपयोग करते थे इंडियंस के लिए। एंड साथ ही साथ इन लोग को मतलब नीची नज़र से देखना। आप लोगों को पता होगा गांधी जी को निकाल के कैसे फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से, दो ही हैड फर्स्ट क्लास टिकट, दैट इवन देन ही वाज फोर्स्ड टू, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना हद तक का रेशियल एंटागोनिज्म उस समय हो रहा था कि भाई आपके पास पैसा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कलर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अगर गोरे हो तब ही आप इस कंपार्टमेंट में बैठ सकते हो, अगर आप गोरे नहीं हो तो यू आर नॉट अलाउड एट ऑल टू सिट इन दिस क्लास। ओके, यू विल बी फोर्स टू गेट डाउन, और आपको मार पीट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे। इनफैक्ट इसको मतलब इस आपके सिविल सर्विसेज जो उस समय होता था, जो कम्युनिटी सर्विसेज होते थे, उसके अंदर इंडियंस लोग ज़्यादा घुस ना पाए, ज़्यादा उन लोग का मतलब रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए, इसलिए वहाँ पे उन लोग ने 21 ईयर्स का सिर्फ एग्जामिनेशन का बेंचमार्क एज लिमिट लगा दिया था कि 21 ईयर्स के ऊपर वाले नहीं दे पाएंगे, 21 के ईयर्स से जो नीचे वाले हैं वही सब दे पाएंगे। और यहाँ की जो पढ़ाई वगैरह होती थी वो होते होते लगभग 20 साढ़े 20 साल हो ही जाता था। तो इससे क्या होता था कि इन लोग को बहुत कम समय मिलता, जो इंडियंस थे उन लोग को बहुत कम समय मिलता था इसको क्वालिफाई करने के लिए। इवन देन वी यूज टू क्वालिफाई, इवन देन इंडियंस यूज टू क्वालिफाई। इनफैक्ट अरबिंदो घोष की बात करूं तो अरबिंदो घोष जी को जबरदस्ती मतलब इन्होंने अच्छा टॉप रैंक, मुझे याद है कि 8th रैंक इन्होंने मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने हासिल की थी पूरे पूरे आईसीएस के एग्जाम में। बट इनको ज़बरदस्ती मेडिकल टेस्ट के अंदर डिस्qualiफाई कर दिया गया, ये कह के कि आपको हॉर्स राइडिंग नहीं आती है, आप हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके वजह से उनको निकाल दिया, मतलब कुछ ना कुछ बहाना निकाल के बस इनको निकालो। इंडियंस को हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हिस्सा नहीं बनाना है, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ लोअर सपोर्ट स्टाफ के तौर पे इनको रखना है, और एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोग रहेंगे। इस तरीके से मतलब हमारा कोई क्वालिफिकेशन, हमारा कोई भी इंटेलेक्ट पावर, हमारा कोई भी मतलब हमारी जो खूबियाँ हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ़र्क किससे पड़ता है, आपका कलर क्या है, कलर इंपॉर्टेंट है, आपकी इंटेलेक्ट वगैरह तो गई भट्टे में। ओके, लॉर्ड लिटन जिनकी मैंने बात की थी कि भाई इन्होंने वन पर्टिकुलर प्रेस एक्ट इन लोगों ने लेके आया था, तो इनकी मतलब इतना अत्याचार की हद थी। ठीक है, ये डलहौजी के छोटे भाई कहे जा सकते हैं। ठीक है, इनका अगर मैं बताऊं, सबसे पहले इन्होंने आया तो सबसे पहले इनकी खुशी ये थी कि भाई किसी भी तरीके से क्वीन विक्टोरिया को खुश कर दो। जो क्वीन विक्टोरिया वहाँ की इंग्लैंड की क्वीन थी, तो उनको कुछ खुश करने के लिए इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। ठीक है, कि हम दिल्ली दरबार का आयोजन करवा रहे हैं और यहाँ पे हम क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद, ठीक है, मतलब एम्प्रेस ऑफ इंडिया का ताज पहनाने वाले। ठीक है, और इस समय 2 साल से फेमाइन चल रहा था आपके पूरे के पूरे दोआब रीजन, मतलब गंगा यमुना बेल्ट का पूरा रीजन, बंगाल एंड बिहार वर द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन। यहाँ पे मतलब ऐसा कहा जाता है कि लाखों की तादाद में लोग भूखे मर गए। सब आप इमेजिन कर सकते हैं, खाने को नहीं मिल रहा उन लोग को। ठीक है, और खाने को नहीं मिला, और यहाँ पे केसरे हिंद की उपाधि के लिए पूरा का पूरा दिल्ली दरबार सजाया जा रहा है, दुनिया भर के लोग आए जा रहे हैं।
इंडियन रजवाड़ों को फोर्स किया गया था कि यहाँ पे आके सबको सलामी देनी है, ऐसे वैसे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह सब यहाँ पे मतलब कितना करोड़ों का यहाँ पे पैसा ठूस दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट हेल्ड करने के लिए। इसका पैसा जबकि वो फेमाइन स्ट्रिकन रीजन के लिए अच्छाई के लिए बढ़ाई के लिए कुछ कर सकते थे, बट वैसा कुछ नहीं किया गया। इनको सिर्फ और सिर्फ एक फेवरेबल मतलब अच्छा आउटकम चाहिए था कि हाँ भाई मैं अच्छा व्यक्ति बना रहा हूँ इन लोग की नज़रों में। ओके, खैर इसी समय आर्म्स एक्ट लाया गया बाय द लॉर्ड लिटन, जिन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि इंडियंस लोग आर्म्स बिना लाइसेंस के नहीं कैरी कर सकते, उनके पास कोई भी हथियार वगैरह देखे जाएंगे। इनफैक्ट चक्कू छुरी जो होता था उसको भी आर्म्स एक्ट के अंदर डाल दिया गया था। तो मतलब आप मतलब जो बड़े वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो घर में जो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन सबको भी मतलब कैरी करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, इससे पहले ये सब नहीं सिस्टम था। ठीक है, अफगान वॉर इसी समय करवाया लॉर्ड लिटन ने, और इसमें मतलब पैसे ठूसता ठूसता चला गया। इनफैक्ट अफगान वॉर में कोई भी बहुत बड़ा अच्छा आउटकम आया भी नहीं, मार पिटाई हुई इनकी है बहुत अच्छी तरीके से। लोग मतलब वहाँ के अफगानी ट्राइब्स लोग ने बहुत कुटम्मस की इनकी, लेकिन फिर भी ये सुधरे नहीं और इंडियंस लोग का पैसा वहाँ पे ले जाके पूरा का पूरा आग लगा दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। ठीक है, खैर ये लॉर्ड लिटन का था। इसके बाद लास्ट के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, लॉर्ड लिटन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। ये इनको थोड़ा सा लीनियंट व्यवहार का माना जाता है, ये अच्छे व्यवहार के माने जाते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब जितने भी आपके राइटर्स लोग हैं थोड़ा अच्छा व्यवहार दिखाते हैं। इनफैक्ट इनके समय पे इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, एल्बर्ट बिल नहीं है, ये इल्बर्ट बिल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, एल्बर्ट नहीं है, इल्बर्ट बिल है। ठीक है, ILL। ठीक है, इल्बर्ट बिल है। इल्बर्ट बिल का क्लॉज ये था कि भाई जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, अगर इंडियंस आर जजेस, ठीक है, इंडियन अगर जज है, कोई इंडियन है जो जज है, ठीक है, तो ये यूरोपियन के ऊपर केस चला सकता है। कोई भी यूरोपियन का अगर कोई केस है तो उसका केस वो देख सकता है, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट लाइक इंडियन वैसा ही यूरोपियन, ठीक है, उस तरीके से। बट यूरोपियंस जो कि ब्रिटिश लोग थे, इन लोग के मन में ये बात खटक गई कि अरे भाई अभी ये मतलब ये जिनको ये क्या बोलते हैं निग्गर सुअर, ये काले कलर का जो मतलब इन लोग को गंदी गंदी बातें कहते थे, वो हम लोग को जज करेगा, मतलब ये अब हमारे कैरेक्टर को जज करेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा इन लोग के बर्दाश्त में नहीं था। इनफैक्ट इतना इसके खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, इतना इन लोग ने मतलब यूनिफाइड पिटिशन वगैरह दिया कि रिपन वॉज फोर्स टू ड्रॉ बैक। इन्होंने मतलब इसमें एक क्लॉज कर दिया कि भाई इंडियन तभी सिर्फ और सिर्फ इसको मतलब ट्रायल में ले सकेगा, जो भी क्रिमिनल आया है, यूरोपियन क्रिमिनल आया है, उसको तभी ट्रायल में ले सकेगा जब इसके ऊपर कोई एक विटनेस बैठा हो, वो यूरोपियन होना चाहिए। ठीक है, यूरोपियन विटनेस होना होगा और वो कहेगा कि हाँ आप इसको केस को मतलब हैंडल कर सकते हो, तो ही आप हैंडल कर पाओगे, नहीं तो फिर आप नहीं हैंडल कर पाओगे। इतना मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना इनके ऊपर दबाव बना दिया गया कि भाई आप एक कलर्ड व्यक्ति से यूरोपियंस लोग की तुलना करवा रहे हो, उनको हमारे इतना मतलब स्टेटस दे रहे हो, इगैलिटेरियन स्टेटस दे रहे हो, विच इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल। ओके, ये इसको कहा जाता है फ्लेयरिंग पॉइंट। ठीक है, ये फ्लेयरिंग पॉइंट है जिसमें मतलब कहा जाता है कि इसी की वजह से यहाँ के लोकल लोगों को समझ में आने लगा कि भाई एक यूनिफाइड जो फोर्स होती है उसको कोई भी हटा नहीं सकता। दैट इज वाई नीड वॉज अराइज कि अब सब लोग इकट्ठे हो जाएं और कोई ग्रुप वगैरह बनाए, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाए, कोई पार्टी वगैरह बनाए। ओके, नेक्स्ट, इसी समय पे मेमोरी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी सबके दिमाग में ताज़ा थी। ज़्यादा समय बीता नहीं था, ज़्यादा समय बीता नहीं था, तो लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें एकदम ताज़ा ताज़ा थी कि हाँ भाई मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था, मेरे पापा जी के साथ ऐसा हुआ था। तो इन लोग को वो सब लेके बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से जल रहा था कि हम हमारे हमारे ऊपर इन लोग राज कर रहे हैं, हम लोग ने इतना रिवॉल्ट करके आज़ादी छीनने की कोशिश की, इन लोग ने बस सत्ता ट्रांसफ़र कर दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने ले लिया, और वो एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस वैसा का वैसा चला जा रहा है। हम लोग को कहा जाए गुड गवर्नेंस लाया जाएगा, गुड अच्छा कुछ कुछ लाया जाएगा, लेकिन लाया कुछ नहीं गया है, सब उल्लू बना दिया गया। सच वॉज द थिंग, ये इनके दिमाग में चलने लगा, तो इसको इन लोग मतलब चेरिश करने लगे भाई, हम लोग को वापस से इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, इसी बीच 1885 में नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हो जाता है, और फिर यहाँ से पूरा का पूरा जो सेक्शन होता है आपका, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट है, वो एक चैनलाइज वे में चलने लगता है, आपके पार्टी के थ्रू आने लगता है, मतलब जिसको कहा था प्रेयर पटिशन एंड
प्रेयर पटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रेयर पटिशन एंड प्रोटेस्ट वाले रूल से चलने लगता कि भाई आप पहले प्रेयर करो, फिर उनको पटिशन दो, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट करो, इस तरीके से सब काम चलने लगता, ठीक है। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम लोग बारी बारी सब देखने वाले हैं। एंड मेरा जो फोकस होगा आप लोग को पढ़ाने का वो मोस्टली क्वेश्चन बेस होगा, सो दैट आप लोग को ये ढूंढना ना पड़े कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ये सब चीज़ें आप लोग को ना देखना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन तो रेडी हो जाए, इस तरीके का मेरा फोर्स यही रहेगा, मतलब मेरा ट्राई यही रहेगा। बाकी देखा जाएगा, जैसे जैसे चलते रहेंगे मैं आप लोग को बताता चलूंगा। ओके, चलिए इसके साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए बाय।